हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है और साइमल्टेनियसली फिर हम जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है स्टेट लेजिस्लेचर में उसको भी देख लेंगे। देखो, पार्लियामेंट के बारे में अभी तक हमने जितनी भी बातें करी ना, हम पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर या फिर पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर या फिर पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के बेसिस पर ही बात कर रहे थे। हमारी डिस्कशन इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन पार्लियामेंट के बारे में ये सारी चीज़ें जानने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका काम है वो तो जानना पड़ेगा ना मिज़ैद। फंक्शंस। पार्लियामेंट का काम तो देखो यही होता है श्रेया, कि देश के लिए कानून बनाना, और स्टेट लेजिस्लेचर का काम ही होता है कि जिस भी राज्य का वो स्टेट लेजिस्लेचर है, या चाहे वो यूनिकैमरल हो चाहे बाई कैमरल हो, उस राज्य के लिए कानून बनाना, कानून व्यवस्था बनाना। अब हम सबको पता है कि कानून जो बनते हैं वो देश को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एज वेल एज विधानसभा विधान परिषदों के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट की पहचान है। हम लोग कितनी भी बातें कर ले पार्लियामेंट के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, अंशंड इधर उधर कुछ भी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे के पूरे पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ही है। हालांकि ये वाला टॉपिक ना, वैसे किसी को भी अगर स्टार्ट करना चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सिंपल तरीके में समझ में आ जाता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मेरे फाउंडेशन कोर्स में है या लाइव क्लासेस में आ रहे हो आप लोग, तो यहाँ से भी हम लोग डिटेल्ड वे में जान लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत को करने के बाद हम इस बुक पे नज़र नहीं मारेंगे, एक नज़र हम लोग फिर भी मारेंगे। इसके अंदर श्रेया क्या है कि कुछ ऐसे 11 से 17 चीज़ें हैं, कुछ एनालिसिस और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पूरी लक्ष्मीकांत में दे नहीं रखे हैं। ठीक है, इसलिए इस बुक की कदर करता हूँ मैं, इसलिए इस बुक की इज्जत करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि 11th में 2 बुक्स होती हैं। 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, वहाँ 2 किताबें होती हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी होती है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से अभी तक क्वेश्चन नहीं निकलते थे प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन अब वहाँ से भी क्वेश्चन निकलने लगे हैं। लाइक साल 2020 के अंदर यूपीएससी ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बना दिया था, गांधी और कार्ल मार्क्स को लिंक कर कर। वो क्वेश्चन लोगों को लगा शायद से ये वाला क्वेश्चन सिर्फ पीएसआईआर ऑप्शन के बच्चे ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है, वहाँ पर मार्क्सिज्म एज अ आइडियोलॉजी और गांधीज्म एज अ आइडियोलॉजी को समझाया हुआ था, और डायरेक्टली वो लाइन उठाकर वहाँ से जो 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है वहाँ से पटकी हुई थी एग्जामिनर ने। तैयारी जो है ना पॉलिटी की, ये वाली बात मैं यहाँ पर एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी पॉलिटी की डिस्कशन अब काफ़ी दूर तक पहुँच चुकी है। देखो, लक्ष्मीकांत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में लक्ष्मीकांत जो अगर आप करके जा रहे हो ना, यूपीएससी सिविल सर्विस के अलावा आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम उठा लो, आपका 100% पॉलिटी के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत जो है, इट कवर्स योर सिलेबस फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव 70%। दूसरी चीज़ होती है, आपको 11th क्लास की जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क प्लस पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक उठानी पड़ेगी, जिससे आपकी लगभग 15% वेटेज जो है कवर होगी। इसके अलावा लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा गवर्नेंस के बारे में भी पूछता है। एंड देयर इज नो बुक फॉर गवर्नेंस, देयर आर जस्ट मटेरियल्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स मीन्स परस्पेक्टिव से गवर्नेंस। इससे 15% क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि पता नहीं ग्राम सभा, या पता नहीं ग्राम सभा तो चलो दे रखा होता है, हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट वाला जो चैप्टर है। यूपीएससी ने साल 2014-15 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एक पूछा था, जो कि एक ऐसे स्ट्रक्चर से रिलेटेड था जो कि बहुत छोटे लेवल पर होता है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर होता है, जो कि लक्ष्मीकांत में कहीं दूर दूर तक गिवर नहीं है। अब वो जिसने गवर्नेंस का पार्ट अगर अच्छे से जीएस पेपर 2 के लिए कवर कर रखा होगा, सिर्फ वही वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मैंने इसकी वेटेज देखो कम नहीं बोली है, 15% अच्छी खासी वेटेज होती है, यानी कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो
अगर हम लोग थोड़ा सा पार्लियामेंट के गवर्नेंस एस्पेक्ट की बात करें ना, तो उसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि, याद है मैंने बोला था श्रेया कि इस टॉपिक को करते वक्त हमें अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमेजिन करना है। तो ये आपको पता लगेगा कि बीइंग अ एमपी हम लोग कानून को कैसे पैदा करेंगे, ठीक है। और हमारा जो घर है जहाँ पर हमारी पहचान है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम लोग एक और नाम से क्या बुलाते हैं, एनीवन? पार्लियामेंट का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, पार्लियामेंट को और क्या बोलते हैं हम लोग? लेजिस्लेचर। हाँ, यही वो हाउस होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई बात नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मेरे को भी कन्फ्यूजन होती थी पहले। देखो जैद, हम लोग ना ऐसे जो ऑर्डर अगर है ना, इसका अगर मैं ऑर्डर में लगाऊं श्रेया, तो इसको कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर इसको मुझे डिफाइन करना है, इस लेज को अगर मुझे तोड़ना है ना, एक बार के लिए मैं बता देता हूं। ये है एल, ई और जे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर इस लेज को मेरे को थोड़ा सा बाइफर्केट करना है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि लेजिस्लेचर है हमारा आम भाषा के अंदर पार्लियामेंट, हमारा संसद भवन, जहाँ से बिल इंट्रोड्यूस होंगे और एक्ट वगैरह, फिर बिल पास होकर राष्ट्रपति को जाएंगे और इसी हाउस से निकली हुई प्रक्रिया जाकर देश के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसको आम भाषा के अंदर श्रेया बोलते हैं सरकार, गवर्नमेंट, और उसके कुछ फंक्शनरीज प्लस आईएएस ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकार को ही कहते हैं। और जुडिशरी कुछ नहीं होता, जुडिशरी कोर्ट्स होते हैं। राइट हैंड साइड वाले जो पर्पल कलर में लिखे ये आम भाषा में बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वाले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स में हम लोग बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। डन। तो देखो, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है ना, वो दोनों के दोनों हाउसेज में काफ़ी मिलता जुलता होता है। हर एक जो बिल होता है उसको बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, हर एक हाउस में। लेकिन जिन जिन स्टेजेस से होकर एक बिल लोकसभा में होकर गुजरेगा, वही सेम स्टेजेस फॉलो होंगी राज्यसभा के अंदर भी, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि बिल जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हो, राज्यसभा में भी पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो हम देख लेंगे। अब देखो जैद, श्रेया, बिल की ना डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए मैंने बोला था ना कि देखो, इसके लिए मैं हमेशा चाहता हूं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करा जाए। यहां पर आप सबसे पहले बिल की डेफिनेशन देख लो। बच्चों को पता ही नहीं होती बिल की डेफिनेशन। बिल की डेफिनेशन इसलिए मैं कह रहा हूं, बीइंग अ पीएसआई और ऑप्शनल, श्रेया, हमसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखो बिल क्या एक कानून है? क्या डिफरेंस है बिल और कानून में? अभी बना नहीं है, लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव है। अगर ये बात मान ली जाए, इसके स्टेजेस फॉलो हो जाए, प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो हो जाए, तो कानून बनने में टाइम नहीं लगेगा फिर इसे। बस अगर ये अच्छी प्रक्रिया से पास हो गया ना श्रेया, और एक बंदा है या बंदी भी हो सकती है वो, उसके पेन के नीचे से बस वो साइन होकर निकल जाए वो प्रक्रिया, तो वो कानून बन जाएगा। कौन है वो बंदा या बंदी? प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर। अरे कॉन्फिडेंस से बोलो श्रेया, कोई बात नहीं, छुप कर बोल रही पर्दे के पीछे, ठीक है। तो बिल जो होता है बेसिकली, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ जैद, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल होता है एक कानून को इफेक्ट देने के लिए। लेजिस्लेशन मतलब, देखो, लेजिस्लेशन मतलब होता है एक कानूनी प्रक्रिया। लेजिस्लेशन का अपने आप में श्रेय मतलब होता है एक कानूनी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस। इस प्रोसेस के चलते चलते आगे जाके जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो हमें उम्मीद है कि एक एक्ट या फिर लॉ हमारी नज़रों के सामने आएगा, कभी ना कभी आएगा। कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स का टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा जरूर।
तो बिल एक ना सिर्फ एक प्रपोजल है इस प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। और अगर ये अच्छी तरीके से प्रॉपर स्टेजेस से पास होकर अगर ये इनेक्ट हो जाए तो सेम बिल का अस्तित्व और इसकी डेफिनेशन चेंज होकर हो जाती है एक्ट कह लो या फिर लॉ कह लो, एक ही बात है। लेकिन बिल और एक्ट या बिल और लॉ एक ही बात नहीं है। एक्ट और लॉ एक ही बात है। जैसे ही जो बिल है वो एक जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है कि एक कानून आना चाहिए, उसके लिए जो प्रपोजल है, जैसे ही अगर ये इनेक्ट हो जाए, पास हो जाए और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाए इन केस ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ बिल, तो वो बन जाएगा एक्ट। सिमिलरली राज्यों के लेवल पे बात करें, अगर स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर विधानसभा या विधान परिषद या दोनों हाउसेस जैसा भी स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्गेनाइजेशन बन रखा है, यूनिकैमरल बाइकैमरल का, गवर्नर अगर उसको साइन कर दे तो वो राज्य के लेवल पर जाकर एक कानून बन जाएगा, राइट। अब अगर ये प्रपोजल है भाई साहब, तो कोई तो प्रपोज करता ही होगा इसे। जब अगर हम नॉर्मल भाषा के अंदर अगर ज्यादा ये कह रहे हैं कि किसी ने किसी को प्रपोज करा, किसी के लिए किसी का प्रपोजल आया, तो यानी कि कोई पार्टीज तो होंगी ना वहां पे प्रपोज करने वाली और प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाली, कुछ तो होगा ना सामने। तो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्स हैं, ऐसे ही दो तरीके के बिल्स होते हैं। अगर हम सारे के सारे एमपीज को ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दें श्रेया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुछ एमपी सिर्फ एमपी हैं और कुछ एमपी मिनिस्टर हैं, यानी कि नेता हैं, करंट सरकार का पार्ट है। बताओ जैन, है ना। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि क्या मैं पूरे के पूरे एमपीज को बस ऐसे डिवाइड कर सकता हूं कि कुछ एमपीज का अस्तित्व सिर्फ एमपीज तक ही है, वो सिर्फ सांसद हैं, और कुछ सांसद होने के बावजूद मंत्री भी हैं, करंट सरकार का पार्ट है ना। तो यानी कि हमारी प्रीवियस डिस्कशन के बेसिस पर हम दो लोगों को तो जानते ही हैं, एक नॉर्मल एमपीज जो कि सरकार का पार्ट नहीं है, तो उनको हम लोग कहते हैं प्राइवेट मेंबर, याद है। अब जो सरकार का पार्ट है, जो मंत्री हैं, तो उसके लिए आप यहां पर समझ जाओ ये टर्म पब्लिक मेंबर्स, पब्लिक एमपीज। अब जो बिल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, इंट्रोड्यूस देख रहे हो वर्ड, प्रपोजल है ना, अभी ये इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जरूरी थोड़ी ना प्रपोजल मान लिया जाए। ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक बिल्स, दूसरे होते हैं प्राइवेट बिल्स। अब जो पब्लिक बिल हैं, यानी कि इनको जनता के प्रतिनिधि ने इंट्रोड्यूस करा है ना, मिनिस्टर्स ने इंट्रोड्यूस करा है, करंट सरकार में जो भी मंत्रिमंडल है उनमें से किसी मंत्री ने इंट्रोड्यूस करा होगा, बताओ, है ना। क्या वो सरकार के पार्ट हैं अभी? बिल्कुल है। तो उनको बोला जाता है गवर्नमेंट बिल्स। एंड जो दूसरे बिल होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस कर रखे हैं ऐसे एमपी ने जो कि मंत्री नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उनको बोला जाता है श्रेया जैद प्राइवेट मेंबर बिल रिस्पेक्टिवली। मतलब पब्लिक बिल आर ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल। बस सिंपल सी चीज है। कोई दिक्कत लगी यहां पर? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। अब हालांकि जो दोनों के दोनों बिल्स हैं वो उनका सेम जनरल प्रोसीजर होता है एंड दे आर पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन द हाउस, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से हल्का फुल्का डिफर करते हैं। अगर नहीं करते होते तो हम तो फिर इनको नॉर्मल तरीके से श्रेया एक ही कैटेगरी बना देते ना, इनकी पार्लियामेंट्री बिल्स, है ना। हालांकि देखो ना यार, कोई एक मंत्री चाहे बिल इंट्रोड्यूस करे, बिल क्या है अगेन एक प्रपोजल, ठीक है। एक मंत्री अगर कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है या फिर एक कोई एमपी जो मंत्री नहीं है वो प्रपोजल लेकर आ रहा है, उसका प्रोसीजर और स्टेजेस तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि दोनों का सबसे पहला अस्तित्व क्या है संसद भवन के अंदर के, दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों लोग सांसद है। सबसे पहले तो प्रक्रिया तो सेम रहेगी, लेकिन फिर भी भाई अगर ये मुझे ये कह रहा है श्रेया कि इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, तो यार डिफरेंस को जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर हमारे लिए, है ना। क्योंकि भाई हम भी जाने कि क्या माइन्यूट डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि है तो ये संसद भवन के बिल ही दोनों,
जब वो कह रहा है कि सेम प्रोसीजर से गवर्न होंगे यहाँ पर, है ना, और सेम स्टेजेस से पास होंगे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि थोड़े एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो चलो डिफरेंसेस जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। एक है, मैं तेज तो नहीं बोल रहा ना, आराम आराम से समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है। एक है पब्लिक बिल, दूसरा है प्राइवेट बिल। इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर बाय अ मिनिस्टर। इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि एमपी होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी उठकर आ गया, एमपी होना चाहिए, वो बस मंत्री ना हो। आप बस इतना समझ जाओ, अगर आपने श्रेया जैद कोई बिल इंट्रोड्यूस करा है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे ही स्पीकर महोदय या चेयरमैन महोदय को यह पता लगेगा अगर आप मंत्री हो तो आपकी बिल की कैटेगराइजेशन वो किस चीज में कर देंगे? पब्लिक बिल, पब्लिक बिल। और जैसे ही उनको पता लगेगा कि आप मंत्री नहीं हो, आप नॉर्मल एमपी हो, तो आपके बिल को वो किस वे में कैटेगराइज कर देंगे? प्राइवेट बिल, ठीक है। पब्लिक बिल जो है वही जिसको मंत्री ने इंट्रोड्यूस करा है, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, यानी कि करंट सरकार या उस सरकार में से मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री जो होगा, वो सरकार की किसी पॉलिसी को आगे इनिशिएट करने के लिए बिल लेकर आया होगा, वो चाहता होगा इसके ऊपर कानून बने। एंड अगर इसने इंट्रोड्यूस करा है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को तो पता ही होगा ना कि सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज की होगी जैद, इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। लेकिन बंद कमरे के अंदर डिस्कशन तो हुई होगी ना प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के साथ, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत भूलना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है ना इनके बीच में। कोई भी ऐसी चीज होगी कभी कोई मंत्री एक बिल इंट्रोड्यूस करते एंड प्रधानमंत्री को झटका लग गया है जैद कि तूने तो बताया ही नहीं कमीने, है ना। प्राइवेट बिल, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। इसके ऊपर ज्यादा इसको, इस डिफरेंस को दिल से मत लगाना ज्यादा। देखो सेकंड पॉइंट, इसको ना ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, चलो इसने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के अंदर, हम चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार के लिए, इंटरप्रिटेशन करते हैं इसकी। यार देखो, प्राइवेट मेंबर कोई भी वो पर्सन है ना जो कि सरकार का पार्ट नहीं है। बताओ सबसे पहली बात, ये वो एमपी है ना जो कि मंत्री नहीं है। अगर मंत्री नहीं है तो सरकार का पार्ट नहीं है। अब जो भी सरकार का पार्ट नहीं होते वो सारे अपोजिशन होते हैं, है ना। यानी कि वो, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, वो एमपी जो कि मंत्री नहीं है और फिर भी बिल लेकर आया हुआ है, यानी कि ऐसा बिल ऑपोजिशन पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जनता की किसी ना किसी भलाई के लिए होगा, इस वजह से वो बिल लेकर आ गए होंगे। अब समझ में आई मेरी बात? भाई बिल तो जनता की भलाई के लिए ही आ रहा है ना, पब्लिक मैटर या पब्लिक इंपॉर्टेंस या कोई ना कोई एक इशू तो होगा ना जिसकी वजह से बिल आ रहा होगा, बताओ, है ना। तो इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। उसके बाद इट हैज अ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। क्यों? सरकार, लेकिन ग्रेटर चांस है, श्योर शॉट नहीं है ये वाली चीज। चांस तो है, श्योर शॉट नहीं है। क्यों नहीं है श्योर शॉट? बिकॉज डिपेंड करता है ना जैद कि सरकार के पास आंकड़े कितने हैं उस हाउस के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकारी प्रस्ताव है तो चांसेस आर देयर कि यस यार पास हो सकता है, राइट। उसके बाद इट हैज लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। क्यों? मान लो कि किसी एक एमपी ने एक प्रस्ताव ही तो दिया है ना, चर्चा हो, डिस्कशन हो, और ऊपर से जैद सोचो जरा वो निर्दलीय हो, तो तो फिर तो हाँ सही बात है, पड़ा ही रहेगा वो, पता चला, ये चीज है। उसके बाद ये जो भूलना मत इसको, पब्लिक बिल थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ मैं इसको, इसलिए कह रहा हूँ लेफ्ट साइड पे ये मिनिस्टर वाले हैं और राइट साइड पर ये एमपीज, नॉर्मल एमपीज वाले हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस। अगर हाउस इसको रिजेक्ट करता है, कोई भी हाउस, ठीक है, जहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था,
इट अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। यानी कि हो सकता है अगर ऐसा कोई बिल जो कि है तो ये सरकारी बिल ही पूरी की पूरी सरकार की आइडियोलॉजी को और उसको क्या कहते हैं ये दर्शा रहा है। अगर ये वाला फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है श्रेया, अगर इस प्रकार का बिल कभी भी हाउस के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है तो आगे चलकर ये एक मुद्दा बन सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। इनडायरेक्टली ये कह रहा है और आगे सिर्फ इस मुद्दे की वजह से, इसके कौन सा मुद्दा, रिजेक्ट होने की वजह से सरकार को हो सकता है रिजाइन करना पड़ जाए। क्योंकि सरकार अगर इस प्रकार का बिल अगर पास नहीं करवा पाई, क्योंकि भाई तुम 5 साल के लिए सरकार में हो, तुमको सोच समझ के तो लाए होगे ना इस बिल को, अब तुम पास ही नहीं करवा पाए। जैद बताओ ना, चाहे कोलिजन गवर्नमेंट होगी चाहे जैसे मर्जी होगी, सरकार तो चल रही है ना तुम्हारी, तो इतने इनफ नंबर तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना कि तुम बिल को पास करवा सको। तुम नहीं करवा सके तो ये चीज ना एक सवाल जवाब खड़े कर देती है सारे के सारे हाउस के मेंबर्स के दिमाग के अंदर कि क्या सरकार के पास कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस मतलब मेजोरिटी है क्या इतना नंबर्स को प्रूव करने की। एंड आगे चलकर ये मुद्दा बन सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। एंड ये इसका रिजेक्ट होना सरकार के लिए रिजेक्शन, ये रेजिग्नेशन बन सकता है। ये रिजेक्शन रेजिग्नेशन बन सकता है। कुल मिलाकर ये कुछ नहीं कह रहे हैं, हिडन फॉर्म में ये हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन बता रहे कि मतलब इसका रिजेक्शन होना इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, ये वाली बात समझ में आई क्यों कर सकता है, बताओ। हाँ, मेजोरिटी लूज कर रहे हैं तो भाई अब ये मुद्दा बन जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भाई इंट्रोड्यूस करो और बोलो सरकार को प्रूफ करे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जैद अगर उनमें दम होता तो वो रोक बचा लेते सरकार को अपनी। ऑपोजिशन पार्टीज को लगा होगा नो कॉन्फिडेंस, मतलब इनके पास कॉन्फिडेंस मेजोरिटी नहीं है, पास करा उन्होंने और वो जो जुआ खेला ऑपोजिशन पार्टी से बिल्कुल सही बैठा। क्यों श्रेया, गिर गई सरकार, है कि नहीं। उसके बाद इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज नो इंप्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन। क्यों, क्योंकि सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो एक प्राइवेट एमपी है ना, ठीक है। अच्छा, अगर ये खुद भी पास ना करवा पाए या चर्चा ना करवा पाए तो इसकी छवि के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या। नहीं यार, इसने तो एक प्रस्ताव दिया है, हाउस चर्चा नहीं कर रहा तो इसमें तो हाउस का फेलियर है ना। क्या पता कुछ बहुत अच्छी बात लिख रखी हो, लेकिन बस सरकार को पता है क्या लगता है जैद कि इनको डिस्कस करवाएंगे तो इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कमिंग इलेक्शंस के अंदर ज्यादा वोट मिल जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा इसके बाद, बताना श्रेया तुम होमवर्क नहीं करते हो, वेरी बैड। एक सिंगल टास्क नहीं भेजते हो तुम ग्रुप में। मैंने कन्वेंशन के बारे में पूछा, एक दो बार पहले भी पूछा कि आपको होमवर्क या क्लास के बाद बताना, आपने एक भी बार कुछ भी नहीं बताया ग्रुप पे। उसके बाद इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस। यानी कि जब भी आपको इंट्रोड्यूस करना है, अगर आप मंत्री हो तो आपको कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, पहले 7 दिन का, यहां पर 1 महीने का नोटिस, ठीक है। उसके बाद इसको ड्राफ्ट कौन करता है, ड्राफ्ट समझते हो क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मतलब बिल के स्ट्रक्चर को आउटलाइन करना, क्या क्या फॉर्मेट में लिखना, क्या क्या देना। अब स्पीकर महोदया या जिसको भी चेयरमैन को दोगे उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में उनको छोटी बात बताओगे ना। 5,000 पेज की ले जाकर पूरी की पूरी बुक थोड़ी ना दे दोगे उनको ले जाकर इस बिल के बारे में, है कि नहीं। उनको नेचर समझ में आए तो एक प्रपोजल तो होना चाहिए ना। यार आप मुझे चिट्ठी लिख रहे हो जैद, श्रेया, हैं, उसके अंदर अब आप पूरे के पूरे जो मेल लिख रहे हो आप, चलो मतलब मान लो आप पूरी की पूरी ये लक्ष्मीकांत के जितने पेजेस हैं आप इतनी पीडीएफ बनाकर मेल लिख दो, मैं पूरा पढ़ूंगा क्या आपकी बात को समझने के लिए। आपको एक शॉर्ट सक्सेंट वे में आपको मुझे ड्राफ्ट देना चाहिए ना। बाद में चाहे आप भले डिटेल में समझा देना हाउस में खुद, जब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या, आपका पर्पस क्या उसको इंट्रोड्यूस करने का, राइट। मैं जब आपसे कॉल पे बात करूंगा तो आप मुझे बता देना कि आप क्या सोच रहे थे, क्या क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले तो शॉर्ट में तो समझा दो कम से कम, है ना। अब
इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। अच्छा, ये कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब क्या? अगर ये डिफेंस से रिलेटेड बिल है तो कौन सी बात हो रही है, कौन से मिनिस्ट्री की? डिफेंस मिनिस्ट्री। अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो कौन? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अगर ये हेल्थ से रिलेटेड है तो कौन? हेल्थ मिनिस्ट्री एंड उसके डिपार्टमेंट प्लस लॉ डिपार्टमेंट ऑल्सो। लॉ डिपार्टमेंट मतलब इन द सेंस कि देखो, मिनिस्टर को यह बताया जाएगा कि आपने ठीक है भाई अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से पूछकर ये चीज को ड्राफ्ट आपने करवा लिया, एक बारी लॉ डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट करवा लो कि इसकी जो स्टेप्स हैं, जो प्रक्रिया है, वो कानूनी रूप से सही है कि नहीं है। क्योंकि ये वाली बात ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है श्रेया, ध्यान से समझना। कल को अगर ये पास हो भी जाता है, सरकार तो गवार होती है, उसके पास अगर आंकड़े हैं वो तो कैसे भी करके पास करवा देंगे, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है जैद, क्योंकि श्रेया अगर लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट नहीं करे ना तो ये जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो तो कैसे भी करके पास करवा देगा, और सरकार के पास अगर थंपिंग मेजोरिटी होगी तो वो बिल वैसे भी पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाकर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या पता कल को उसके अंदर कोई एक ऐसी आपत्तिजनक बात लिखी हो जैद जो कि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो, उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही हो, उसकी लक्ष्मण रेखा को पार कर रही हो, एंड आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, हाई कोर्ट भी कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए एक बार के लिए हमें ना लॉ डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन चाहिए पड़ती है। तो श्रेया, मैं आपको आज इतनी एक बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, ये एनालिसिस ना कहीं गिवन नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए सरकार ये कैसे सुनिश्चित करती है बिल बनाने के टाइम पर कि कोर्ट इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये बोलकर कि आपके बनाए हुए इस कानून ने और कानूनी व्यवस्था ने, इस बिल ने, इस एक्ट ने संविधान की मर्यादा का, उसकी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करा है कि नहीं करा है, शुड वी डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड और नॉट, शुड वी यूज द पावर जुडिशियल रिव्यू और नॉट, तो उसके लिए एक बारी क्रॉस चेक करवा लिया जाता है लॉ डिपार्टमेंट से। जैसे कि आपको सरकारी कोई काम करने हैं और आप उसकी वेबसाइट पे गए तो जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आप वो लेकर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ऑफिस में, बताओ? देखोगे ना आप उसको कि फालतू में घर वापस कौन आएगा इतनी दूर यार, ये सब सरदर्दी पालने, सारे ही लेकर चलो पहले अपने साथ जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जुडिशियल रिव्यू अगर हो गया और नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया तो जैद फिर से पूरी की पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा सिर्फ एक लाइन या एक आपत्तिजनक बात को चेंज करने के लिए। तो वो प्रक्रिया, वो सरदर्दी होए ना, इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, फिर चाहे वो कोई सी भी मिनिस्ट्री और कैसा भी बिल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है श्रेया, ये एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद समझ में आया ना? मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी? ठीक है, इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिलती ज्यादा, है ना? इसको बोला जाता है तेरा ही तो आइडिया ना, तू ड्राफ्ट करके ला। यहाँ पर तू ही लॉ डिपार्टमेंट है, तू ही कंसल्ट डिपार्टमेंट है, और कोई भी गलती हुई तो इसके बाल पकड़ के घुमा देना ऐसे श्रेया। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? बताओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको अच्छे से डिफरेंसेस कितने थे? 5 थे, 6 थे, कितने डिफरेंस हैं? 6 थे, हाँ। 6 डिफरेंसेस जो हैं ये आपको अच्छे से आई थिंक कवर हो गए, क्लियर हो गए। अब जो बिल्स पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं उनको ना हम वैसे तो ब्रॉडर तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी में आप उनको और क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर 1, एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल। नंबर 2, मनी बिल्स। नंबर 3, फाइनेंशियल बिल्स। एंड नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। आराम से समझेंगे एक एक चीज को। ऑर्डिनरी बिल, बस कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल मुद्दा ना जोड़ा हो, वो होते हैं जैद श्रेया ऑर्डिनरी बिल। दे आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। ओके,
कोई भी नॉर्मल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बस पैसे वैसों के बारे में या देश के बजट के बारे में या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बस वो, ठीक है। वो ऑर्डिनरी बिल है, पैसों के अलावा, फाइनेंस के अलावा कोई भी मुद्दा। दूसरा मनी बिल, इनका पूरा लेना देना होता है फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन तो आप जानते हो, टैक्सेस जो सरकार लगाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब यहां पर ये कोई बिल है जिसकी वजह से सरकार कुछ एक अमाउंट ऑफ खर्चा देश की डेवलपमेंट के लिए, फिर चाहे वो डेवलपमेंट सुन लो, डेफिनेशन सुन लो डेवलपमेंट की श्रेया जैन, चाहे फिर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है बड़ी सारी स्कीम्स वगैरह का लाभ देना, ठीक है, प्रेग्नेंट वेमेन की मदद करना, या फिर एजुकेशन के ऊपर किसी की काम करना, हेल्थ के ऊपर काम करना, ठीक है, जिसकी वजह से एक इंसान इकोनॉमी का प्रोडक्टिव एलिमेंट बन पाएगा। समझ रहे हो? तो वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आप डाल सकते हो, ये मनी बिल। अब एक दिक्कत भरी बात ये होती है जैद श्रेया के लोगों को ना, बिल्कुल जब वो इंटरव्यू तक भी पहुंच जाते हैं तो श्रेया उनको ना ये डिफरेंस नहीं पता होता। आप लोग ये वाली गलती शुरू से ही करके मत चलना कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होता है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे सिलेक्टेड दोस्त है which are into the rank of IAS also, who are into the rank of IAS also, उन तक को नहीं पता ये वाली बात अच्छे से कि अगर आज उनसे मैं पूछ लूं कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है, तो उनका एक सिंपल सा रिप्लाई मुझे आता है श्रेया कि दीपांग भाई हो तो गया ना एग्जाम, छोड़ना अब क्या लेना देना इन सब बातों से। ठीक है, तो भाई उनकी किस्मत अच्छी थी जैद कि उनको नहीं मिला उस साल उनका ये क्वेश्चन, लेकिन भाई समझ रहे हो जब किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे बोने इंसान को भी कुत्ता काट ले, है ना। हमें लेकिन प्रिपेयर रहना है हर एक चीज़ से। तो मनी बिल तो समझ में आ गया। फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। अब इसने शॉर्ट में इसलिए बोला है क्योंकि ये डिटेल में अभी आगे चल के समझाएगा श्रेया, ठीक है, डिफरेंस, तब वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फाइनेंशियल बिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ज़्यादा आपको पता होगा फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे चल के। एक होते हैं यार संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से संविधान को स्ट्रक्चर करा था, ऑर्गेनाइज करा था, तो श्रेया वो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जा चुका है वो ठीक है, लेकिन देश में जो 75 सालों के बाद, 70 सालों के बाद, 72 सालों के बाद जो परिस्थितियां बदल रही हैं, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उसकी वजह से हमें हमारे देश के स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अब देश का स्ट्रक्चर अगर बदले और वो चीज़ अगर मिसमैच कर रही हो संविधान में लिखी चीज़ों के साथ, तो फिर हम काम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जैद हमारा पूरा का पूरा देश और सरकार सिर्फ एक ही चीज़ पे चलता है, रूल ऑफ लॉ, कानून के अकॉर्डिंग तो काम करना ही पड़ेगा, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, क्या बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यही बोला जाता है ना। अब संविधान को अगर चेंज करना है, पूरा का पूरा संविधान तो रीरिटन हो नहीं सकता, वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी है, अल्लाह की ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद है, वाहिगुरु की कृपा है। तो क्यों मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़ कि आशीर्वाद है, कृपा है, मेहरबानी है भगवानों की? वो इस वजह से क्योंकि हमारे आसपास श्रेया जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो हमारे नेबर्स हैं ना, ऑलमोस्ट सभी का कॉन्स्टिट्यूशन 2 से 3 बार 4 बार लिखा जा चुका है, बार बार। सिर्फ हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसको पूरा रीराइट करने की जरूरत हमें कभी भी नहीं पड़ी। उसके कुछ कुछ अंग निकालकर, ऑर्गन्स निकालकर बस हमने रिप्लेस कर दिए हैं किसी न किसी चीज से, ठीक है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, एक चैप्टर भी 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, ये वर्ड याद रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है, इसका जो स्केलेटन है वो संविधान निर्माता दे गए थे, फ्लैश एंड ब्लड परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। देयर आर सम पोर्शंस
Z in our constitution which are static in nature, which cannot be amended even with the help of special majority, लेकिन सम कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑल्सो, परिस्थिति और वक्त की हालातों के हिसाब से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स बेसिकली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ प्रोविजंस को अमेंड करते हैं। देख रहे हो यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा हुआ है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो ये हो गया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया जाए। उसके कुछ कुछ प्रोविजंस जो होते हैं ना उसको अमेंड करा जाता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट प्रोसीजर्स ले डाउन कर रखे हैं फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। ये जो हमने ऊपर 4 तरह के बिल पढ़े ना, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग प्रोसीजर दे रखे हैं इन चारों बिल्स की इनेक्टमेंट के लिए। यहां पर आपको राइटर ये बोल रहा है कि जो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बेसिकली एक सेपरेट इसके लिए चैप्टर है, चैप्टर 10, वहां पर आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई टेंशन वाली इतनी कोई बात नहीं है, आराम से हमें पता लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? पहले आप ये बताओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोस्तों ये जानेंगे कि ये जो बिल को पास करने की जो प्रक्रिया होती है, पास तो चलो दूर की बात है, पहले जो इंट्रोड्यूस होता है एक ही करके जो इसकी स्टेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं। शुरुआत करेंगे सबसे सिंपल बिल से, ऑर्डिनरी बिल से, इस डिस्कशन में। लेकिन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।